अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा अल्फ़ा चैनल, जिसको हम लोग कहते हैं RGBA। फ्रेंड्स, मैंने आपको RGB और हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। अब ये बेसिकली कलर सिस्टम होते हैं। इसके अंदर जो हमारा RGB होता है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें R का मतलब होता है रेड चैनल, जी का मतलब होता है ग्रीन चैनल और ब्लू का मतलब होता है ब्लू चैनल। सो अब रेड को और ग्रीन को मिलाकर कोई नया कलर बना सकते हैं, और ग्रीन और ब्लू को मिलाकर कोई नया कलर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लू और रेड को मिलाऊंगा तो मेरे पास पर्पल निकल कर आ जाएगा, और ग्रीन और रेड को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास कुछ आई थिंक येलो कलर का कुछ निकल कर आएगा हमारे पास, ये ऑरेंज कलर इस तरह का कुछ। ये होता है हमारे पास RGB कलर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास एक एडवांस कलर सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा चैनल, यानी कि RGBA कलर सिस्टम। अब ये कलर सिस्टम कौन सा कलर सिस्टम होता है? अब बेसिकली जब भी आप चाहें कि आप एक कलर बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं RGB के थ्रू एक कलर बनाता हूँ, फुल रेड 0 एंड 0। यहाँ पर मैं एक कलर बनाया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा रेड है थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा पिंकिश शेड के अंदर आए, तो मैं इसकी ओपेसिटी 0.5 कर दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो मैंने 0.5 किया है ये होता है RGBA। RGBA। अब RGBA यानी कि अल्फा चैनल के थ्रू आप लोग अपने कलर की ओपेसिटी सेट कर सकते हैं कि आपका जो कलर है कितना ज़्यादा डार्क होगा या कितना ज़्यादा लाइट होगा, और इसके थ्रू आप लोग उसका शेड भी डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। यहाँ हम लोग index.html के अंदर एक डिफ क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं दिस इज div1, एंड देन style.css के अंदर इस डिफ को एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू कॉल करके इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग RGBA। इस बार खाली RGB नहीं देंगे, हम लोग देंगे RGBA। देन हम लोग लिखेंगे 255 0 एंड देन अब हम इसकी सेट करेंगे ओपेसिटी कि रेड जो है थोड़ा सा जो है दिखने में लाइट होगा 0.5। तो ये थोड़ा सा पिंकिश शेड के अंदर जो है डिस्प्ले होगा हमारे पास। अगर मैं अपनी HTML की फाइल को ओपन करूँ लैस सर्वर के थ्रू, इसको कट कर देते हैं, तो फिर आप लोग देखेंगे ये जो मेरा रेड कलर था ये थोड़ा पिंकिश शेड के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। मैं इसको चाहूँ तो ओपेसिटी 0.8 कर सकते, और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको बिल्कुल ही एंड कर दूँ 0.2 कर देता हूँ मैं, तो फिर आप लोग नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब बहुत लाइट से आपको यहाँ पर पिंक कलर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको ग्रीन चैनल पर भी ट्राई करूँ, इसको हम लोग कर देते हैं 0, और अब ट्राई करते हैं हम लोग अपना ग्रीन चैनल 255। यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये थोड़ा सा मेरे पास लाइट ग्रीन कलर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लाइटली यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। ये था हमारा RGBA यानी कि हमारा अल्फा चैनल। इसके थ्रू आप अपने कलर्स की ओपेसिटी सेट कर सकते हैं, आपका कलर कितना ज़्यादा लाइट होगा या फिर कितना ज़्यादा डार्क होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी CS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको HTML के अंदर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाए थे, जिनमें से पहली हमारी एलिमेंट की टाइप थी इनलाइन एंड दूसरी थी ब्लॉक। अब जो इनलाइन एलिमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पैन, ये सिर्फ उतनी स्पेस घेरती हैं जितनी इनको चाहिए। और जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डिव, ये उतनी स्पेस लेती हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट की जो है पूरी की पूरी 100% विड्थ ले लेती हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मॉडल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारी डॉक्यूमेंट। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पैन टैग क्रिएट करूँ तो ये सिर्फ उतनी विड्थ लेगा जितनी इसको चाहिए या जितने इसके कंटेंट को चाहिए। लेकिन जो हमारा डिव है ये डॉक्यूमेंट की पूरी 100% विड्थ ले लेता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो डिव एलिमेंट है वो सिर्फ उतनी विड्थ ले जितनी इसको चाहिए, ये सिर्फ उतनी ले जितनी इसको चाहिए, लेकिन मेरा जो स्पैन एलिमेंट है
ये डॉक्यूमेंट की पूरी 100% विथ ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी की 4 वैल्यूज़ होती हैं, इनलाइन, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा एंड देन मैं डिफ के अंदर ऐड करूँगा डिस्प्ले इनलाइन। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेरा डिव है अब ये सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है जितनी इसको चाहिए। अगर मैं इसके आगे और ज़्यादा डिव्स क्रिएट करूँ, मैं इसको कॉपी करके एक और डिव बनाता हूँ, वेट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। तो फिर आप लोग देखेंगे ये सारे लाइन बाय लाइन एक दूसरे के आगे डिस्प्ले हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपना स्पैन एलिमेंट को ब्लॉक सेट कर दूं, स्पैन, दिस इज स्पैन, यहाँ आप लोग देखेंगे दिस इज स्पैन, ये भी डिफ की लाइन में ही आ गया है। लेकिन अगर मैं इसका जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इसकी ब्लॉक कर दूं, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है इसकी, तो फिर आप लोग नोटिस करेंगे कि सारी एलिमेंट्स उतनी विड्थ ले रही हैं जितनी इनको नीड नहीं है। ये डॉक्यूमेंट की पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इसी की वजह से जो हमारी बाकी एलिमेंट्स हैं वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन ये जो बेचारा हमारा स्पैन एलिमेंट है ये उतनी विड्थ लेगा जितनी इसको चाहिए। अगर मैं इसके आगे मल्टीपल स्पैन एलिमेंट्स ऐड कर दूं, स्पैन, दिस इज स्पैन 2, एक और स्पैन, स्पैन 4 एंड दिस इज स्पैन 3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे स्पैन एलिमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं जितनी इनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं इनको भी डिस्प्ले, वेट, यहाँ पे इनको पहले कॉल करते हैं एंड देन इनको बैकग्राउंड सेट कर देते हैं एक्वा, एंड इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्प्ले दे देते हैं इनलाइन, वेट, ब्लॉक, एंड अपने डिफ को दे देते हैं हम लोग इनलाइन। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो हमारी स्पैन एलिमेंट्स थी ये अब नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होते जा रही हैं। पहले क्या था, ये जो हमारी स्पैन एलिमेंट थी एक के बाद एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही थी। लेकिन अब ये हर जो स्पैन एलिमेंट है, हर स्पैन एलिमेंट नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट होते जा रही है एज कम्पेयर टू अवर डिव, जो कि एक ही लाइन के अंदर डॉक्यूमेंट पर डिस्प्ले हो चुके हैं। सो हमने अभी डिस्प्ले की 2 प्रॉपर्टीज डिस्कवर की हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्प्ले की पढ़ी थी वो थी इनलाइन और जो सेकंड पढ़ी थी वो थी ब्लॉक। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्प्ले नन। अब आपको डिस्प्ले नन से समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपनी किसी HTML के एलिमेंट को डिस्प्ले नन करते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस ही HTML के डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं जितनी भी स्पैन एलिमेंट्स हैं उनको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। यहाँ पर मेरी सारी की सारी जो एलिमेंट्स होंगी यहाँ से गायब हो जाएंगी। अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हवर करने के बाद भी हमें वो एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं। सो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, बॉडी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारी कुछ स्पैन एलिमेंट इस तरीके से डिस्प्लेड थी। अगर हम लोग इनको डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं वापसी से, डिस्प्ले इन ब्लॉक, देन ये वापसी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब डिस्प्ले नन का मतलब ये है कि हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट से गायब हो जाएंगी, ना तो उनकी एग्जिस्टेंस बाकी रहेगी ना तो उनको हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, जो है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक इनलाइन और ब्लॉक की कॉम्बिनेशन है। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो हमारी इनलाइन एलिमेंट्स होती हैं उनकी आप लोग मार्जिन और पैडिंग टॉप से और बॉटम से सेट नहीं कर सकते, बॉटम से। लेकिन जो हमारी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी मार्जिन और पैडिंग आप लोग टॉप और बॉटम से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ index.html के अंदर आता हूँ एंड देन यहाँ इस पेन को हम लोग ख़त्म कर देते हैं
एंड देन हर डिफ को हम लोग एक क्लास दे देते हैं, क्लास डिफ बॉक्स वन कर देते हैं, डिफ वन कर देते हैं इसको, डिफ वन। अगले को भी हम लोग दे देते हैं क्लास डिफ टू, अगले को भी क्लास वेट डिफ थ्री, अगले को भी हम लोग क्लास दे देते हैं क्लास डिफ फोर। देन हम लोग इस पेन को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, और इसको भी हटा देते हैं। एंड हर डिफ को सेपरेटली कॉल करके इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग डिफरेंट दे देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। डिस्प्ले वेट बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग दे देते हैं टोमेटो। एंड डॉट डिफ टू, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टील। एंड डॉट डिफ थ्री, तो ये हमारे सारे डिफ्स को जो है एक सेपरेट बैकग्राउंड कलर वो दे दिए मैंने डिफरेंट, और विड्थ और हाइट भी देते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट भी देते हैं 100 पिक्सल्स। इसको कॉपी करेंगे एंड सबके अंदर जाकर जो है पेस्ट कर देंगे सी वी वी वी। सो यहाँ पर हमने हाइट और विड्थ भी सेट कर दिए। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा वर्क होगा, हम इन सब पर जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक अप्लाई करनी होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। इनको हम लोग ओपन विद लाइट सर्वर कर देते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटली यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं, और हर एक को मैंने डिफरेंट कलर दिए ताकि समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स क्योंकि सारी एलिमेंट्स बॉटम की साइड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर मैं इन लोग को मार्जिन देना चाहूँ 20 पिक्सल्स की, सिंपली मैं स्टाइल डॉट सी एस के अंदर डिफ वन को दे दूँगा मार्जिन 20 पिक्सल्स, एंड देन सबको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। सो यहाँ पर मैं सबको जो है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो मैं इनको मार्जिन दे पा रहा हूँ टॉप से और बॉटम से। अगर मैं इन एलिमेंट्स पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ एंड देन यहाँ टॉप पर स्केल पर जाऊँ, तो ये जो आप लोग ऑरेंज हाईलाइटेड पार्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये है इनकी मार्जिन। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग बॉक्स मॉडल के अंदर देख सकते हैं कि इनकी जो मार्जिन है वो टॉप से, बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से हर जगह से दी हुई है। लेकिन अगर मैं इनका डिस्प्ले इनलाइन कर दूं, और डिस्प्ले इनलाइन वेट, इसको कॉपी करते हैं एंड सबके अंदर पेस्ट 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 एंड पेस्ट। सो फिर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये सब लाइन बाय लाइन तो डिस्प्ले हो चुकी हैं, लेकिन इन सब की जो टॉप से मार्जिन थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा डिफ वन है उसको लेफ्ट से और राइट से तो मार्जिन मिल गई है, लेकिन टॉप से और बॉटम से मार्जिन नहीं मिली। सो फ्रेंड्स ये होता है हमारा डिसएडवांटेज डिस्प्ले इनलाइन को यूज़ करने का। सो इसी को कवर करते हुए हमारी सीएसएस थी हमें डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इन सबको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूं, वेट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक, फ्रेंड इन सबको जो है हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। सो अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अब जो है इनको मार्जिन टॉप से और बॉटम से दोनों तरफ से इक्वली मिल चुकी है। अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करूँ इस बार एंड देन स्केल पर जाऊँ एंड देन बॉक्स मॉडल पर क्लिक करूँ, तो फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि टॉप से
बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से, हर तरफ से मुझे 20 पिक्सल्स की जो है मार्जिन मिल गई है। सो ये है हमारा बेनिफिट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करने का। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको CSS की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है CSS की विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। अब विजिबिलिटी की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, आई मीन विजिबिलिटी की, उसके थ्रू आप अपनी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट से गायब करवा सकते हो। मतलब कि वैसे तो वो जो एलिमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट पर प्रेजेंट ही रहेगी, वो उसको इंस्पेक्ट करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन सिर्फ यूज़र जो है आपका उसको नहीं देख सकता, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो वहाँ पर नहीं नज़र आएगा। लेकिन जो हमारी डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी होती है, यहाँ विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन, इसको मेरे कर देते हैं विजिबिलिटी हिडन। सो फ्रेंड्स, पढ़ने में तो ये दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन विजिबिलिटी हिडन में ये फ़र्क है कि जो आपकी एलिमेंट है वो विजिबिलिटी देने के बाद, इसको देते हैं हम लोग विजिबिलिटी हिडन, डॉक्यूमेंट फ्लो पर मौजूद रहेगी। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्ले नन दे दें तो ये डॉक्यूमेंट से ही गायब हो जाएगी। ना तो आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ना इसकी प्रॉपर्टीज व्यू कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन विजिबिलिटी हिडन करने से ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र से छुप सकती है, लेकिन आप इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। सो आप बढ़ते हैं विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के डिफरेंस की तरफ। विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे एंड देन ये डिफ को भी कमेंट आउट कर देंगे हम लोग ऐसे। अगर मैं डिफ 1 को दे दूं विजिबिलिटी हिडन, यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो मेरा डिफ था वो खाली डॉक्यूमेंट फ्लो से छुप गया है, मतलब हाइड कर दिया है उसने, अपने आप को पूरा का पूरा हाइड कर दिया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो ये मुझे इंस्पेक्ट करने पर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको इसकी जो है ये प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होंगी। आप इसकी मार्जिन देख सकते हैं, और ये जो ब्लू एरिया है ये इसका विड्थ और हाइट का हाईलाइटेड एरिया है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्ले नन दे दूं तो इसको मैं इंस्पेक्ट करके भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को व्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जो मेरा डिफ 2 है, आई मीन जो मेरा डिफ 1 है, इसको मैं डिस्प्ले हिडन की विजिबिलिटी हिडन के बजाय डिस्प्ले नन दे देता हूँ, तो फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो मेरी ब्लू वाली एलिमेंट थी डिफ 1 की, इसने अब डिफ 2 की भी जगह ले ली है, क्योंकि अब तो वो डॉक्यूमेंट पर है ही नहीं। अगर मैं इसकी जो यहाँ पर जगह थी इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ एंड देन बॉडी में जाकर इस पर मैं हवर करूँ, तो फिर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो मेरा डिफ 1 था यहाँ पर शो नहीं हो रहा, बिकॉज डिस्प्ले नन करने से वो डॉक्यूमेंट की फ्लो से ही गायब हो गया है। अब ना तो आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर सकते हो एज अ यूज़र। सो ये था फ़र्क डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के दरमियान में। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रिलेटिव यूनिट्स का टॉपिक। फ्रेंड्स, मैंने आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि पिक्सल्स और इंचेस थे, और 96 पिक्सल्स 1 इंच के बराबर थे, और ये समझने में भी काफ़ी आसान था। लेकिन अब जिन यूनिट्स के बारे में हम लोग CS के अंदर पढ़ेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन के बगैर समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंट को। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास परसेंट का यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डिफ क्रिएट किया जिसकी मैंने हाइट दे दी 200 या 100 पिक्सल्स, एंड देन मैंने इसके अंदर एक और डिफ क्रिएट किया जिसको मैंने हाइट दे दी 50%। अब ये जो मैंने इसको हाइट 50% दी है, इसकी हाइट इसके जो पेरेंट डिव है जिसके अंदर मैंने ये डिफ 2 क्रिएट किया था उसकी 50% की इक्वल होगी। मतलब आप इसका 50% हिस्सा निकाल लें और इसको आपस में कंबाइन कर दें, तो इसकी हाइट जो है कुछ इसके 50% की इक्वल होगी, कुछ इस तरीके से। सो ये कहलाते हैं हमारे CS के अंदर रिलेटिव यूनिट, जो कि अपने पेरेंट से या अपने पेरेंट के पेरेंट से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो पेरेंट था, जो आपके डिफ का पेरेंट था, उसका फॉन्ट साइज था 20 पिक्सल्स। अब 20 का 10% कितना होगा, आई थिंक 0 पॉइंट करके कुछ होगा। सो अगर मैं इसको
फॉन्ट साइज 20% दे दूं, तो फिर ये जो मेरा पेरेंट डिफ था उसके फॉन्ट साइज के 0.2 पिक्सल्स के इक्वल होगा तकरीबन। सो ये था हमारा परसेंटेज यूनिट। इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। सबसे पहले यहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर आएंगे एंड देन इसको हटा देते हैं, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन को, और डिस्प्ले को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं इनलाइन ब्लॉक को। मार्जिन रहने देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल, इसको भी यहाँ से ओवरफ्लो से हटा देते हैं एंड देन सिंपली लैब सर्वर ओपन करेंगे। सो ये जो हमारा प्रीवियस वर्क था, सो ये जो हमने diff2 क्रिएट किया था इसको हम लोग कट करके diff1 के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसका हम लोग टेक्स्ट चेंज करके diff2 कर देते हैं। सो अभी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। फ्रेंड्स अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ 50% कर दूँ, 50% हाइट और 50% विड्थ, सो फ्रेंड्स की जो हाइट है वो 50 पिक्सल्स के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी हाइट और विड्थ 50 पिक्सल्स के इक्वल हो चुकी है। अगर मैं इसको व्यू करूँ इंस्पेक्ट करके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर देख सकते हैं कि जो हाइट दिखा रहा है, हाइट 100 पिक्सल्स दिखा रहे हैं और जो विड्थ दिखा रहा है इसकी विड्थ 50 पिक्सल दिखा रहे हैं। अभी 50 पिक्सल्स कहाँ से आया है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जो मेरा diff1 था उसकी हाइट 100 पिक्सल्स और विड्थ भी उसकी 100 पिक्सल्स थी। सो मैंने इसको हाइट दे दी 50%। अब 100 का 50% जो है 50 पिक्सल्स होता है, आई मीन 50, एंड उसके साथ अगर हम लोग अपना पिक्सल्स का यूनिट लगा दें सो वो पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा परसेंटेज का यूनिट। हम इसकी अगर हाइट भी परसेंटेज के अंदर दे दें, या ये परसेंटेज के अंदर ही थी, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें इस कंटेनर के अंदर तो फिर आप लोग नोटिस करेंगे कि ये पूरा का पूरा इस कंटेनर के अंदर फिट हो रहा है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अभी ये हमें अपने डॉक्यूमेंट फ्लो के अंदर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जिसको अलाइन करने के लिए हमें CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो इसको प्लेस करने पर ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा अगर हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा फिट कर दें, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ हमने 50 पिक्सल्स दे दी। सो ये पूरा उस सब्जेक्ट का 50% हिस्सा जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। ये इसका जो है 20% है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ये 30% है, ये 40% है और ये इसका 50% है। सो इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस, आई मीन वर्टिकली प्लेस करने के बाद ये इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर उसकी हाफ साइड पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा। सो ये था हमारा परसेंटेज का यूनिट। जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे वो है रैम। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको एक्सेल ड्रॉ ओपन करेंगे। अब समझते हैं हम लोग रैम। फ्रेंड्स जो हमारे पास एम का यूनिट होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू दी साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डिफ क्रिएट किया जिसको आपने हाइट दे दी 50 पिक्सल्स, एंड अगर इसके अंदर आप एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे उसको हाइट देंगे 1 रैम, तो उसका एक रैम 50 पिक्सल्स के इक्वल होगा, आई मीन एम, क्योंकि एम का मतलब होता है रिलेटेड टू दी साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। मतलब जो कि आपके पेरेंट एलिमेंट का साइज होगा वही साइज आपके डिफ का होगा। एम का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल डिफ को आपने हाइट और विड्थ दे दी 50 पिक्सल्स, सो उसके अंदर जो भी आप कंटेंट बनाएंगे और उसके अंदर आप अगर एम का यूनिट यूज़ करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज, उसकी विड्थ, उसकी हाइट एम यूज़ करने पर 50 पिक्सल्स की इक्वल्स हो जाएंगी। अगर इसको मैं 1 एम से हटाकर 2 एम कर दूँ तो इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 100 पिक्सल्स, आई मीन जो उसका फॉन्ट साइज होगा। और अगर मैं इसको 3 एम कर दूँ तो 3 × 50 कितना होता है?
3 मल्टीप्लाई बाई 50 150। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ गई इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो ये था हमारा एम का कॉन्सेप्ट। अब ये हमें इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सो इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। यहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर आएंगे एंड देन सबको जो है हटाएंगे, देन एक डिफ क्रिएट करेंगे, इसके अंदर पैराग्राफ लिखेंगे, दिस इज़ माई div 1 टेक्स्ट, एंड देन इसके बाद हम लोग एक और डिफ क्रिएट करेंगे div 2 के नाम से, उसके अंदर एक और पैराग्राफ लिखेंगे, इज़ माई div 2 टेक्स्ट, एंड देन div 1 को विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल्स, हाइट दे देंगे हम लोग 100 पिक्सल्स, वेट इसको बॉर्डर दे देते हैं या बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको एक्वा, एंड देन div 2 को कॉल करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा असली काम जो है स्टार्ट होगा। अगर हम इसको वेट इसको पहले फॉन्ट साइज देना पड़ेगा ना, फॉन्ट साइज दे देते हैं 100 पिक्सल्स कर दिया, ज़्यादा हो जाएगा, 20 पिक्सल्स कर देते हैं। एंड div 2 के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, विड्थ आई थिंक इसको डायरेक्ट फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं ना, इसका फॉन्ट साइज ये सेकंड नंबर पर। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज करूँ 0.2 m, सो अगर मैं 0.2 को 20 से डिवाइड करूँ, आई मीन मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। सो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ 1 m। सो इसका जो फॉन्ट साइज होगा, वेट 1 m ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर देंगे 0.5। 20 का हाफ क्या होता है 10, सो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 10 पिक्सल्स हो जाएगा। इसको हम लोग विड्थ एंड हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम लोग अपना लेआउट देखें, सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो टेक्स्ट था ये था मेरे div 1 का टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट था ये था मेरे div 2 का टेक्स्ट। इसको इंस्पेक्ट करते ही देखते हैं। सो इंस्पेक्ट करते ही हमने ये चीज़ नोटिस की कि इसका जो फॉन्ट साइज़ था वो 10 पिक्सल्स था, और इसका जो फॉन्ट साइज़ था वो है 20 पिक्सल्स। अब क्योंकि हमने इसका फॉन्ट साइज़ 0.5 m दिया था, और 0.5 m को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 का वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 10, तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है 10 पिक्सल्स के इक्वल हो जाएगा। सो ये था हमारा m का यूनिट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और माइंड में थोड़ा सा जो है इल्यूजन वगैरह पैदा कर सकता है ये। सो इसको ज़्यादा से हम लोगों ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। हमारा एम्स का टॉपिक ही जो है पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स हमने परसेंटेज पढ़ ली, हमने एम पढ़ ली, अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है रैम। अब रैम भी एम की तरह होती है, लेकिन रैम का मतलब होता है साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, मतलब कि सबसे बड़ी एलिमेंट जो होती है। यहाँ अगर मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड चेक करूँ तो इस पूरे के पूरे कोड के अंदर जो पेरेंट एलिमेंट है वो है HTML। अब HTML की डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है आई थिंक ये 16 या 12 वगैरह कुछ होता है इसका फॉन्ट साइज। इसको हम लोग चेक करते हैं। सिंपली हम लोग पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, दिस इज रैम एग्जाम्पल, देन सिंपली इसके अंदर हम लोग सबको रिमूव करके पैराग्राफ के अंदर इसको फॉन्ट दे देंगे 1 रैम। इस बार हमने एम नहीं दिया, इस बार हमने दिया है रैम, एंड देन पी, दिस इज विदाउट फॉन्ट साइज टेक्स्ट। सो यहाँ पर आप लोग देखें कि मेरा ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल इक्वल है। हालांकि मैंने इसको फॉन्ट साइज दिया है, मैंने इसको फॉन्ट साइज दिया है 1 रैम। अगर मैं इसको 2 रैम कर दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट साइज से ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि उसका डबल हो जाएगा।
इसको हम लोग करते हैं सेव, इसको भी करते हैं सेव। वेट, आई थिंक ये फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने कोई ग्लिच, इसके अंदर कोई ग्लिच वगैरह हो गया था। सो मैं इसको बार बार रिफ्रेश किया तो ये सेट हो गया। अगर फ्रेंड्स हम लोग वापसी इसको 5 रैम दे देते हैं या 4 रैम दे देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कि HTML का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट साइज ऑफ HTML 16 होता है। सो यहाँ कैलकुलेटर के अंदर अगर हम लोग 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 48 पिक्सल्स आंसर आएगा। सो 3 रैम का मतलब है 48 पिक्सल्स। अगर मैं दूसरा एक और जो है पैराग्राफ या फिर हेडिंग, इसको मैं फॉन्ट साइज दे दूँ 48 पिक्सल्स, देन यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करूँ, हेडिंग, देन यहाँ आप लोग देखेंगे कि मेरा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो है, आई मीन जिसको मैंने 4 रैम दिया हुआ है, वो मेरे एक्चुअल हेडिंग के साइज़ के इक्वल है। क्योंकि हेडिंग को मैंने साइज़ दिया 48 पिक्सल, और जो HTML होता है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, सो 3 रैम और 48 पिक्सल्स दोनों के इक्वल हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।